हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सीटेट के पेपर में कुछ ही दिन बचे हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं जिसमें लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, गर्तवास उसे कहा जाता है। हमें ये बताना है कि निम्न में से किस स्थान पर थे ये झोपड़ियां और घरों के निशान जो मिले हैं, वो कौन सा स्थान है। ऑप्शन है बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है, मेहरगढ़ जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, चिरांद जो कि आधुनिक बिहार में है, या फिर हल्लूर जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आपको 1 सेकंड में आंसर समझ में आ गया होगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्ज होम। ठीक है, होम मतलब क्या होता है, घर होता है। इससे भी आप रिलेट करके इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि वर्तमान कश्मीर में है और यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, और गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे उन्हें कहते थे गर्तवास, जिसे हम कहते हैं गर्तवास। ठीक है, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अब गड्ढे के नीचे घर है तो उतरने के लिए सीढ़ियाँ तो होंगी ही, और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ऐसा मानना है पुरातत्वविदों का। ठीक है, और इसके अलावा पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें भी मिली हैं, ऐसा लगता है। लोगों का मानना है, पुरातत्वविदों को ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो अंदर, और नहीं तो फिर बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं जिनमें प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ऑप्शन है बुर्ज होम, मेहरगढ़, महागढ़ा या फिर पय्यमपल्ली। देखिए, इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक है हिस्ट्री की, उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे ताकि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटने ना पाए। एक नंबर की वैल्यू होती है और क्लास 6 की बुक से बहुत ही कम, थोड़े बहुत, लेकिन हर साल पूछे ज़रूर जाते क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ वो स्थान था जहाँ पे चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और उनमें जो घर होते थे, जो प्रत्येक घर होते थे, वहाँ पे 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। उनके अवशेष जो मिले हैं उनमें 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, और ऐसा मानना है कि जो कुछ कमरे हैं वो भंडारण के काम आते होंगे। ठीक है, और आजकल भी ऐसे घर देखने को मिलते हैं, 4 कमरे 5 कमरे, है ना। और ये जो मेहरगढ़ है वो था ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मेहरगढ़ किस दर्रे के पास है, तो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ उगाना, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे। ऑप्शन है ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर, या फिर ताम्र पत्रों पर। तो देखिए, अभिलेख जो हैं वो क्या है, अभिलेख ऐसे लेख होते थे जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं हमें, वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर अभिलेख लिखे हुए, खुदे हुए, उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। और ये जो अभिलेख होते थे वो कभी कभी कोई राजा है
कोई शासक है या अन्य लोग भी हैं, अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें कि उन्होंने क्या लिखवाया है, क्या कहना चाहता है राजा। ठीक है, जैसे कि अशोक के कई सारे अभिलेख हैं, बहुत सारे राजाओं के अभिलेख हैं, और कुछ अभिलेख ऐसे भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जैसे कि कोई अगर शासक ने लड़ाई करी और वो जीत गया तो वो उन्होंने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए कि ऐसे ऐसे विजय प्राप्त की या इनसे विजय प्राप्त की। ठीक है, तो अभिलेख क्या थे? अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए धातुओं पर, पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा है, ऑप्शन है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, प्राकृत, मगधी या फिर पाली। तो इस क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो इस समय हम संस्कृत पढ़ते हैं, जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, जो ये अब की संस्कृत है, ये इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी भिन्न है ये संस्कृत, जो कि है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में किन दो नदियों का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? अच्छा, ऐसी कौन सी नदी है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है? ठीक है, ये बताना है हमें। ऑप्शन है गंगा तथा सरस्वती, सरस्वती तथा सिंधु, गंगा और यमुना या फिर सिंधु और यमुना। तो ऋग्वेद जो है वो, इसमें जो प्रार्थना की गई है ऋग्वेद की कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जिसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों, ठीक है, जो कि व्यास और सतलुज हैं, के बीच में संवाद है और उसमें एक प्रार्थना की गई है। नदियों, दो नदियां हैं। तो हमें ये बताना है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों के साथ किन दो नदियों का सिर्फ एक बार ही जिक्र हुआ है, उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और यमुना। ये जब सीटेट के पिछले साल के कई पेपर में आ चुका है। तो देखिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थीं, उनका जिक्र हुआ है। और हमारी जो गंगा है, हमारे देश की जो गंगा नदी है, उनका यानी गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया गंगा और यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है बोध गया, कुशीनारा, सारनाथ या फिर लुम्बिनी। तो बहुत कुछ जानने समझने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ दिया था। और ये जो बाकी के ऑप्शन है ये भी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म स्थान है उनका। और ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध बोध गया गए थे, जहाँ जो कि बिहार में है, और वहाँ पर एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद वो वाराणसी के निकट गए थे सारनाथ, जहाँ उन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। और कुशीनारा वो जगह है जहाँ पे मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है गुरु के समीप बैठना, राजा के समीप बैठना, मंदिर के समीप बैठना या फिर माता के समीप बैठना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु के समीप बैठना। ठीक है, और जो उपनिषद थे वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ठीक है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और इनका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला उपनिषद विचारक थीं? ऑप्शन है सावित्री, उर्वशी, गार्गी या फिर मैत्रेयी। तो देखिए, उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु हुआ, विद्यार्थी हुआ, ये आपस में क्या करते थे? वार्तालाप करते थे। वार्तालाप का संकलन है, तो चर्चा होती थी परस्पर आपस में। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः जो होते थे वो पुरुष होते थे, ब्राह्मण होते थे या राजा होते थे। लेकिन कभी कभी ऐसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो विद्वता के लिए
जानी जाती थी, उनमें से एक थी गार्गी। ठीक है, कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है उपनिषद में। विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी गार्गी, जो कि राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत डॉट डॉट और डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि अगर उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था तो दक्षिण भारत किन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ऑप्शन है रेशम और चांदी, सोने और कीमती पत्थरों, रेशम और सोने, सोने और चांदी। तो ये क्वेश्चन भी सीटेट में कई बार आ चुका है, तो इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल ज़रूर से। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे उस युग में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था कर्नाटका, ओह सॉरी दक्षिण भारत। ठीक है, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी कल हम